अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो आज मैं आपको क्वालिटीज़ ऑफ द गुड टेस्ट के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि आप हेडिंग्स भी देख रहे हैं कि एक अच्छे टेस्ट में कौन सी खसूसियात होनी चाहिए कि वो किसी न किसी स्टैंडर्ड पर पूरा उतरता हो। तो सबसे जो मेन चीज़ होती है टेस्ट की वो वैलिडिटी होती है। वैलिडिटी क्या होती है कि एक्सटेंट टू विच वी मेजर द थिंग्स, तो उसको हम कहते हैं वैलिडिटी। यानी कि मसलन हमारा जो कोर्स कंटेंट था 2 चैप्टर था और 2 चैप्टर में से ही हम उसको मेजर कर रहे हैं, तो वो जो उसकी टेस्ट है वो एक वैलिड टेस्ट होगा। तो आम ज़िंदगी में अगर हम मिसालें दें तो नॉर्मली हम कहते हैं कि जनाब हमारा जो मोटरसाइकिल है 1 लीटर में 70 किलोमीटर करता है, तो ये क्या है उसकी, अगर वो वाकई 70 किलोमीटर चलता है तो वो उसकी वैलिडिटी होती है। सेम इसी तरह टेस्ट में भी कि जो कुछ हमारा कंटेंट होता है उसी में से अगर हम टेस्ट बनाते हैं तो वो टेस्ट हमारा वैलिडिटी होती है और उसी ऑब्जेक्टिव्स को हम देखते हुए आगे चलते हैं। और फिर वैलिडिटी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं और वो कौन कौन सी देखें जरा जी। कंटेंट है वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कॉन्करेंट वैलिडिटी और प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। तो कंटेंट वैलिडिटी क्या होती है? कंटेंट वैलिडिटी से मुराद ये होता है कि हमारे पास कोर्स के कितने चैप्टर थे, उस कितने टॉपिक थे, कितने सब टॉपिक थे और उनमें से हमने टेस्ट बनाना है। और उसमें जो मेन चीज़ होती है जो हम जिसका ख्याल रखना चाहिए हमें, वो है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। अगर हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बना लेते हैं और एक तरफ हम उसका कंटेंट रखते हैं, एक तरफ उसके हम रखते हैं कि जनाब कितने आइटम्स बनाने हैं हर चैप्टर में से और कंटेंट कितने चैप्टर पर मुश्तमिल है, और फिर हमारे क्वेश्चन का लेवल कौन सा है, कौन से लेवल के हमारे क्वेश्चन हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल के, एप्लीकेशन के हैं या कंप्रीहेंशन लेवल, जो भी आप बना रहे हैं, और फिर उनको उसके मुताबिक टेस्ट जो डेवलप होगा तो उसमें वो कंटेंट वैलिडिटी का ख्याल रखा जाएगा। इसके बाद है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी से मुराद होती है कि हम चीज़ों को किस तरीके से मेजर करते हैं, जो उनके कंस्ट्रक्ट कौन से हैं। कि कंस्ट्रक्ट से मुराद है हाइपोथेटिकली हम चीज़ों को किस तरह मेजर कर रहे हैं, कि जो हमारा हाइपोथेसिस है वो किस पर बना हुआ है, वो एंजाइटी पर है, वो फीलिंग्स पर है, वो उसका अचीवमेंट पर है या सेटिस्फेक्शन है। जो भी आप बना रहे हैं कंस्ट्रक्ट, तो जब उसको आपने मेजर करना है तो उसके लिए रेलेवेंट टूल भी आपने लेने हैं। मसलन कंस्ट्रक्ट बनाते हुए हम लोग आमतौर पर अचीवमेंट के अगर हम ले रहे हैं, कंस्ट्रक्ट हमारा अचीवमेंट है, तो हम बच्चों के टेस्ट बनाएंगे, टेस्ट के ज़रिए हमारी अचीवमेंट हम बेहतर तौर पर मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग कोई और कंस्ट्रक्ट है जैसे फीलिंग्स चेक कर रहे हैं, तो हम ऑब्जर्वेशन भी टूल कर सकते हैं, इंटरव्यू भी कर सकते हैं। तो वो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कंस्ट्रक्ट होगा, हमारा टेस्ट उसके मुताबिक होगा, तो उन चीज़ों में उसकी वैलिडिटी बन जाएगी। और फिर है कॉन्करेंट वैलिडिटी। कॉन्करेंट वैलिडिटी से क्या मुराद है कि मसलन एक जो टेस्ट आपने लिया था और फिर आपने दोबारा टेस्ट ले लिया, तो दोनों जो टेस्ट लिए उन दोनों का जो स्कोर था उनके अंदर जो रिलेशनशिप पाया जाता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो एक के बाद जब हम दूसरा टेस्ट लेते हैं और उनमें स्कोर का इतना डिफरेंस नहीं आ और रिजल्ट्स हमारे सेम आ रहे होते हैं, तो उससे हम कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम भी उसकी परफॉर्मेंस उसी तरह बेहतर रही टेस्ट की, तो ये कॉन्करेंट वैलिडिटी होती है। फिर है प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी से क्या मुराद है कि प्रेडिक्टिव हम कहते हैं कि हम अंदाज़ा लगाते हैं फ्यूचर्स का, इंडिविजुअल का फ्यूचर में क्या रद्द-ए-अमल होगा उसके बारे में हम देखते हैं। मसलन हम लोग बच्चों को जब स्कूलों में एडमिशन दे रहे होते हैं या कॉलेजेस में, तो हम बच्चे का टेस्ट लेते हैं और टेस्ट की बुनियाद पर हम फैसला करते हैं कि बच्चे की मैथ बहुत अच्छी है और फिर आगे जाके बच्चा मैथ में परफॉर्म भी अच्छा कर रहा है, तो ये जो हमारी वैलिडिटी होगी ये प्रेडिक्टिव वैलिडिटी होगी। और फिर हम देखते हैं जनाब सेकंड जो उसकी है क्वालिटी ऑफ द टेस्ट है वो है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होती है? एक्सटेंट टू विच वी मेजर द कंसिस्टेंसी इन द स्कोर, कंसिस्टेंसी अमंग द टेस्ट स्कोर्स, दैट इज़ कॉल्ड रिलायबिलिटी। और रिलायबिलिटी में फिर आगे उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं कि स्कोर बार बार सेम आना, बार बार टेस्ट ले रहे हैं, तो उसको हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। कंसिस्टेंसी को भी हम रिलायबिलिटी कहते हैं। और टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी ये फर्स्ट टाइप है कि हमने टेस्ट लिए और बार बार टेस्ट लिए, मसलन सेशन के दौरान हम लोग जो टेस्ट लेते रहते हैं बच्चों के, और हमारे पास ग्रुप भी वही होता है, हमारे पास कंटेंट भी वही होता है, लेकिन टाइम इंटरवल डिफरेंट होते हैं। तो इस तरह के जब टेस्ट लेते हैं उनके दरमियान जो रिलायबिलिटी होते हैं, उनको जो कोफिशिएंट है उसकी बुनियाद पर हम फैसला करते हैं कि हमारा टेस्ट कितना रिलायबल है। तो 1 जो है वो हाईएस्ट होता है, इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू कोफिशिएंट की होती नहीं है। तो 0.95 तो ओवर क्लेवर होता है, 90 तक हम कहते हैं, 0.90 तक अगर स्कोर आए तो ये अच्छा या रिलायबल टेस्ट होता है। और इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी
इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी से क्या मुराद है? इक्विवेलेंट से मुराद होता है कि एक ही तरह के आपने दो टेस्ट बना लिए। अब जो एक ही तरह के दो टेस्ट बनाए और उसमें हमने डिफ़िकल्टी लेवल का भी ख्याल रखा, उसमें हमने टेस्ट के कंटेंट का भी ख्याल रखा, ऑब्जेक्टिव्स का भी ख्याल रखा, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने सेम रखी। हाँ, फ़र्क आ सकता है तो टेस्ट आइटम में आ सकता है। अगर टेस्ट आइटम में फ़र्क आएगा तो वो फिर इक्विवेलेंट फॉर्म जो रिलायबिलिटी को इसकी मुतासर होगी। अगर बिल्कुल सेम आइटम होंगे दोनों टेस्टों के तो फिर वो उसकी रिलायबिलिटी भी मजबूत होगी। और अच्छी रिलायबिलिटी कब आती है? जब दोनों का स्कोर बिल्कुल सेम आ रहा हो। और नेक्स्ट टाइप है किंडर रिचर्डसन मेथड। ये क्या है? इसमें हम फार्मूला लगाते हैं रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए। इसके दो फार्मूला हैं, एक किंडर रिचर्डसन 20, एक 21। तो रिलायबिलिटी एस्टिमेट किंडर रिचर्डसन 21 का जो फार्मूला है वो है KR-21 इज इक्वल टू K over K-1 into 1 minus MK minus M over K square, where K means number of test item, M means and S mean standard deviation। तो ये फार्मूला लगा के हम किसी भी टेस्ट के स्कोर की रिलायबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रिलायबिलिटी। कौन से फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं टेस्ट रिलायबिलिटी को? तो उसमें सबसे जो पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ द टेस्ट, कि टेस्ट की लेंथ कितनी है। मसलन अगर टेस्ट बहुत लेंथी है तो बच्चे उसको सॉल्व करते हुए सम टाइम थक जाते हैं, सम टाइम उसकी स्पीड कम होती है, और एक बच्चा जिसकी स्पीड अच्छी है, एक बच्चा जिसकी स्पीड लो है, तो उनके स्कोर में फिर डिफरेंस आ जाता है। तो लेंथ ऑफ द टेस्ट है जो अफेक्ट कर रहा है रिलायबिलिटी पर। और इसी तरह स्प्रेड ऑफ द स्कोर, यानी कि जो डाटा है वो स्कैटर्ड है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, मीन जो है उसके इर्द गिर्द वैल्यूज़ फैली हुई हैं, उसकी वजह से भी रिलायबिलिटी का फ़र्क आ सकता है। और फिर डिफ़िकल्टी ऑफ द टेस्ट। मसलन आप लोगों ने ये दो टेस्ट बनाए और एक ही चैप्टर से, पहले टेस्ट में जो अपना डिफ़िकल्टी लेवल था वो था थोड़ा नॉर्मल था, तो दूसरे टेस्ट में आपने काफ़ी हाई रख दिया। अब जो दोनों का टेस्ट का स्कोर होगा तो वो सेम नहीं होगा, तो रिलायबिलिटी का इशू बन जाएगा, टेस्ट स्कोर सेम नहीं होगा। और फिर है जनाब ऑब्जेक्टिविटी, कि ऑब्जेक्टिविटी से मुराद ये है कि टेस्ट का जो स्कोर है वो क्या सेम आ रहा है, जो रिजल्ट उसके सेम आ रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्टिविटी होती है। आमतौर पर जो MCQ होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उनका जो रिलायबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, टेस्ट स्कोर उसका सेम आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वजह ये होती है कि टीचर की अपनी मर्ज़ी नहीं चलती, बल्कि वो जो ट्रू हैं और जो फॉल्स हैं उसको वो उसी के मुताबिक करता जाएगा, उसके पास की होगी। लेकिन अगर ऐसे टाइप में शॉर्ट आंसर्स हैं तो उसकी बेस पर रिलायबिलिटी का फ़र्क पड़ सकता है। मसलन एक टीचर की राइटिंग को इम्पोर्टेंस दे रहा है, तो वो राइटिंग की बेस पर अच्छे नंबर लगा देगा तो रिलायबिलिटी का इशू बन जाएगा। तो इसको हम कम कर सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन और ऐसे टाइप में। कैसे? कि हम लोग जो डायरेक्शन हैं टेस्ट की वो प्रॉपर कर लें, जो टेस्ट की क्लैरिटी है क्वेश्चन की वो बेहतर कर लें, जो टेस्ट की मार्किंग है वो बड़ी स्ट्रिक्ट करें और ऑन मेरिट करें, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखें, तो इसमें भी हम रिलायबिलिटी का ख्याल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।